अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट द डिज़ाइनिंग ऑफ पैरेलल प्रोग्राम्स। एंड इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ अ पैरेलल एल्गोरिथम और पैरेलल प्रोग्राम। कि हम लोग कौन कौन से डिपेंडेंसीज देखते हैं, जिसमें हमने देखी थी थ्री टाइप्स की डिपेंडेंसीज होती हैं जिनको हम लोग मद्देनज़र रखते हैं कोई सा भी हमने प्रोग्राम बनाना हो, क्योंकि वो डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो हमारे पैरेललाइजेशन के लिए एक बॉटलनेक होती हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। अब हम देखते हैं कि अगर हमने पैरेलल प्रोग्राम डिज़ाइन करना हो उसमें कौन कौन से हर्डल्स आ सकते हैं या क्या क्या कुछ हमें उसके अलावा डेटा डिपेंडेंसी के अलावा फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में पहले देखते हैं कि हमारे पास पैरेललाइजेशन जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है। तो हमने कौन सी पैरेललाइजेशन करनी है तो हमारे प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। आइदर हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है ऑटोमेटिक और दूसरी होती है आइदर मैनुअल। तो कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे कोई सा भी प्रोसेस होगा तो वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो मैनुअल प्रोसेस होते हैं किसी भी प्रोग्राम किसी भी प्रोसेस के। तो जो मैनुअल पैरेललाइजेशन है उसमें प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा रीजन या कहाँ पे जाके उसने पैरेललाइजेशन अचीव करनी है। जिससे हमने एग्जांपल देखी थी कंपाइलर डायरेक्टिव्स के थ्रू हम लोग जो प्रोग्रामर होता है वो डिसाइड करता है कि इस रीजन को हमने पैरेलल के अंदर कन्वर्ट करना है। जबकि इसके बजाय जो ऑटोमेटिक पैरेललाइजेशन होती है उसमें ये होता है कि एक पीस ऑफ कोड आ जाता है, देन कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली तौर पे कन्वर्ट करता है किसी टूल के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करते हैं सीरियल प्रोग्राम को पैरेलल प्रोग्राम के अंदर। इस तरह के जो है वो हमारे पास फुली ऑटोमेटिक पैरेललाइजेशन कहलाती है। हाँ, इसमें भी हमारे पास ये हो सकता है कि फुली ऑटोमेटिक में भी प्रोग्रामर थोड़ा बहुत डायरेक्ट करे कि कौन सा रीजन ज़्यादा हो, तो वो फिर हमारे पास प्रोग्रामर डायरेक्टेड अप्रोच भी होती है। तो इसको हम लोग यूजली प्रोग्रामर डायरेक्टेड को मैनुअल अप्रोच कहते हैं। और ऐसा टूल हम लोग अगर यूज़ करें कि जिसमें जो पैरेललाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली अचीव हो तो उसको हम लोग फुली ऑटोमेटिक पैरेललाइजेशन कहते हैं। तो अच्छा, पैरेललाइजेशन करने से पहले हमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है वो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पैरेललाइजेशन कोई सी प्रोग्राम की करें या किसी भी एल्गोरिथम की करें तो हमें जो एक तो जो आपका एग्जिस्टिंग सीरियल कोड है उसको फुली तौर पर अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसमें कौन कौन से रीजन है कि जिनको हम लोग पैरेललाइज कर सकते हैं, पैरेलल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिनको हम लोग डेटा डिपेंडेंसीज की वजह से या सिंक्रोनाइजेशन के वजह से हम लोग उसको पैरेलल के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें आपने पास्ट वैल्यूज़ पर डिपेंड बहुत ज़्यादा करना है, जैसे आपके पास फिबोनाची सीरीज़ की हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इसमें पास्ट वैल्यूज हम लोग डिपेंड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। जब तक नेक्स्ट वैल्यू नंबर आ जाए तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमें पास दो वैल्यूज़ या उससे पुरानी वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। फिबोनाची सीरीज़ को अगर आप पैरेलल के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसमें हमारे पास कोई पैरेललाइजेशन नहीं है। और इसमें अगर आप इसको अगर पैरेलल कोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमें कोई पैरेललाइजेशन अचीव नहीं होगी, बजाय इसके कि हम लोग इसको सीरियल प्रेजेंट करते हैं उसमें हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा। तो दूसरा ये एक चीज़ तो ये हो गई कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा रीजन ऑफ कोड जो है वो हम लोग पैरेलल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन सा है जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, जहाँ पे हमें पैरेलल के अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी या हमारे पास उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो हम लोग एक तो आइडेंटिफाई करने हैं हॉटस्पॉट्स, वो एरियाज़ के जहाँ पे पैरेलल हो सकता है। ठीक है, वो हम लोग जो होता है प्रोग्रामर या तो आइडेंटिफाई करता है या फिर हम प्रोफाइलिंग के थ्रू करते हैं कि जैसे हमने प्रोफाइलिंग का पिछले लेक्चर देखा था कि हम लोग इस तरह स्पीड अप देख सकते हैं और देन वो कितना हमें मैक्सिमम स्पीड अप दे रहा है। सपोज जैसे हमने एक देखा था एडिशन का जस्ट फंक्शन हमने करके देखा था थ्रू दो मैट्रिसेस, तो उसमें देखा था कि हमारे पास जैसे जैसे नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज हो रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ कोड्स, जैसे अगर आपके पास 2 हों उस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं वो 4 होते हैं, तो उससे ज़्यादा जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे थे तो उस पर आपको कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी। या अगर हम लोग बात करें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन ऑफ दो मैट्रिसेस की, तो उसमें हमारे पास यही इशू था कि आपको एक हद तक परफॉर्मेंस बेहतर मिलती है, उससे ज़्यादा आप पैरेललाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमें अपने प्रोग्राम के अंदर वो हॉटस्पॉट देखने पड़ेंगे कि जहाँ पे हमें पैरेललाइजेशन जो है वो सपोज 2x तक मिलती है, और कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर हमें
पैरेललाइजेशन 5x तक मिल सकती है, या कौन से एरिया से एरिया जिसमें हम पैरेललाइजेशन करें ना बेहतर रहेगा, वो सीरियल के अंदर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमें एक तो प्रोग्राम के अंदर हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई कर दें, दूसरा ये कि हमें बॉटल नेक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा जो प्रोपोर्शन ऑफ कोड है वो पैरेलल के अंदर अगर हुआ तो हमारा ओवरऑल प्रोसेस फॉल्ट हो जाएगा। सपोज आप वही हम लोग अगर देखें फिबोनाची सीरीज की एग्जांपल, तो अगर आपके पास फिबोनाची आ गई है तो उसमें तो हम लोग पास वाले इस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप उसको पैरेलल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से आप अपने आप को हॉल्ट स्टेज पे लेके जाएंगे, जिस वजह से आपका जो प्रोसेसर होंगे वो बाकी सारे हॉल्ट पे वो आइडल में बैठे रहेंगे और एक प्रोसेसर के ऊपर प्रोसेसिंग होती रहेगी। तो उस समय हमारे पास ये एक तरह से हमारे पास परफॉर्मेंस बॉटलनेक होगा कि जिसमें जो रिसोर्सेज होंगे वो अंडर यूटिलाइज हो रहे होंगे। तो इस केस में भी हमने इस चीज़ को मद्देनजर लाजिम रखना है कि हमारे पास कौन सा रीजन ऑफ कोड जो है वो पैरेलल के अंदर हो नहीं सकता कन्वर्ट, और कौन सा रीजन ऑफ कोड है उसको हम लोग कितना स्पीड अप कर सकते हैं एक लिमिट तक। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम लोग एल्गोरिदम अगर सपोज कोई इस्तेमाल कर रहे हैं पैरेलल के लिए, तो उसके अलावा भी कोई अच्छे एल्गोरिदम्स मौजूद हैं। अगर अच्छे एल्गोरिदम मौजूद हैं तो वाई नॉट गो फॉर दैट। या कोई ऐसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर अवेलेबल हैं जो कि बहुत ऑप्टिमम रिजल्ट देते हैं, या ऐसी ऑप्टिमाइज मैथ की लाइब्रेरीज हैं जो कि बहुत से ऐसे जैसे मैथमेटिशा या मैटलैब के अंदर यूज़ होती हैं मैथ्स की लाइब्रेरीज, जो कि बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज रिजल्ट देती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग खुद उसको डेवलप करें। तो अगर हमें कोई बनी बनाई API या बनी बनाई कोई ऑप्टिमाइज लाइब्रेरीज मिल रही हैं जिसका एफिशिएंटली तौर पे कोड रन हो सकता है, तो व्हाई नॉट गो फॉर देम, व्हाई वेस्ट आवर टाइम इन मेकिंग सच अ पैरेलल एल्गोरिथम। सो that will increase our performance as a whole and will help us to achieve the maximum parallelization. अच्छा, फिर ये होता है कि हमने पैरेलल के अंदर सपोज किसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है, देन उसमें हम लोग एक काम करते हैं जो कि पार्टीशनिंग ऑफ कोड का होता है, या ब्रेक डाउन ऑफ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसीस के, जिसको हम लोग चंक्स कहते हैं। कि एक आपके पास बड़ी प्रॉब्लम है, उसको आप स्मॉलर पोर्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और वो जो स्मॉलर पोर्शन है उसको फिर आप रन करते हैं डिफरेंट कोड्स के ऊपर, ठीक है। या अगर बात करें थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे से, हमारे पास एक बड़ा प्रोसेस आया, उस ह्यूज प्रोसेस को हमने डिवाइड कर दिया स्मॉलर थ्रेड्स के अंदर, ठीक है। उस बिग प्रोसेस को हमने डिवाइड कर दिया स्मॉलर थ्रेड्स के अंदर। अब क्या होगा कि वो जो बड़ी प्रॉब्लम थी या जो बड़ा प्रोसेस था वो स्मॉलर मेमोरी लेगा, थ्रेड्स जो हैं वो एग्जैक्टली स्मॉलर मेमोरी रहते हैं। तो वो क्या होगा, उससे वो जो अब थ्रेड्स होंगे वो हर डिफरेंट कोर के ऊपर रन हो जाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो कोड होगा उसको हमने डिवाइड कर दिया स्मॉलर चंक्स में, और ओवरऑल हमारी जो पैरेललाइजेशन है वो अचीव हो सकेगी कि वो जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं वो एक ही टाइम पे डिफरेंट कोर्स के ऊपर रन हो जाएंगे। तो हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो ओवरऑल पैरेलल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पार्टीशनिंग ऑफ प्रोग्राम है या पार्टीशनिंग ऑफ प्रॉब्लम है इनटू स्मॉलर चंक्स, इसको हम लोग दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक होता है डोमेन बेस्ड डिकम्पोजिशन और दूसरी है फंक्शन बेस्ड डिकम्पोजिशन। पहले हम लोग देखते हैं डोमेन बेस्ड डिकम्पोजिशन क्या होती है। डोमेन बेस्ड डिकम्पोजिशन में ये होता है कि जो भी आपका डाटा एसोसिएटेड है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर पोर्शंस ऑफ डाटा के अंदर। सपोज जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम ये आई है, ब्लू कलर के अंदर आपके सामने हाईलाइटेड है। जैसे अभी हम देख सकते हैं कि आपके पास ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमने ब्लू के अंदर हाईलाइट किया हुआ है। इसको हमने फिर डिवाइड कर दिया इक्वल नंबर ऑफ टास्क के अंदर या इक्वल नंबर ऑफ स्मॉलर चंक्स के अंदर। उससे क्या हुआ कि अब ये जो ह्यूज प्रॉब्लम थी इसको हमने डिवाइड कर दिया कुछ डोमेन्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिवीजन है, ये सपोज हमारे पास ये 10 MB का ओवरऑल एक प्रॉब्लम था, ठीक है। ये इसको हमने डिवाइड कर दिया 2.5 के ऊपर 2.5 MB के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो 2.5 MB है, हर थ्रेड का अगर साइज बात करें
वो हर कोर के ऊपर जाके रन हो जाएगा, या एक कोर के ऊपर 2 रन हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो पहले अगर एक प्रोसेस, जो एक बड़ा प्रोसेस है 10 MB का, वो अगर प्रोसेसर के ऊपर एक एक ही कोर के ऊपर चलता है तो ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू अब उसके स्मॉलर पोर्शन जो है वो 2 कोर्स के ऊपर चलेंगे तो वो कम टाइम लेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारे पास पैरेललाइजेशन अचीव हो जाएगी। मगर यहाँ पे जो हमने डिकम्पोजिशन की है वो कह लें कि इक्वली तौर पे हमने डिवाइड कर दी है। वो किसी उनकी फंक्शनैलिटी की बेस के ऊपर डिवाइड नहीं किया। किन की फंक्शनैलिटी? ना प्रोसेस की किसी हमने फंक्शनैलिटी देखी है कि आइधर कोई हाई प्रायोरिटी टास्क तो नहीं था, कोई इंटरप्ट तो नहीं आ रही थी कहीं पे किसी स्मॉलर टास्क के अंदर। अगर इस तरह की चीज़ होगी तो वो हमारे पास फंक्शनल डिकम्पोजिशन करेंगे कि जहाँ पे या तो हम प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी की बेस के ऊपर के कौन सा, अगर हमारे पास सपोज एसिमेट्रिक प्रोसेसर है तो उस केस में किसी प्रोसेसर की पावर कम होगी, किसी ज़्यादा होगी। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जिसकी प्रोसेसर पावर हाई है तो उसके पास ज़्यादा टास्क आना चाहिए। तो इस तरह की जो डिकम्पोजिशन है वो फंक्शनल डिकम्पोजिशन करती है कि जिसमें हम लोग जो प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, मगर बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोसेसर या बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। और उस तरह की जो कंप्यूटेशन होती है इसको हम लोग फंक्शनल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये भी हमारे पास यूज़ की जाती है सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर या इकोसिस्टम मॉडलिंग के लिए डिफरेंट हम लोग इसको फंक्शनल डिकम्पोजिशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, फिर जब हमें पैरेलल के अंदर कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करना है तो हमें एक चीज़ ये भी देखनी पड़ती है कि कौन से ऐसा प्रोग्राम है या कौन सा ऐसा सिनेरियो है कि जहाँ पे हमें कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर्स या कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसेस या प्रोसेसिंग यूनिट्स उनके दरमियान में रिक्वायर्ड होगी, और कौन से ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें विदाउट कम्युनिकेशन हम काम कर सकते हैं। सपोज जैसे आपके पास ये लेफ्ट साइड पे, जैसे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक इमेज है और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है n नंबर ऑफ टास्क के अंदर। सपोज इसी को अगर हम लोग कम्युनिकेशन बेस्ड पैरेललिज्म कर सकें तो इसमें क्या होगा कि इसमें करना ये है कि जहाँ जहाँ ब्लैक है इसको वाइट करना है। तो इधर हमारे पास कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर इसको हम लोग थ्रू कम्युनिकेशन पैरेलल कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इधर हमारे पास जो पैरेललाइजेशन है थ्रू कम्युनिकेशन उधर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, इसके बजाय अगर ऐसी सिचुएशन देखी जाए कि जहाँ पे ऐसी भी एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे हमें डेटा शेयर करना पड़ता है अमंग द प्रोसेसर्स और अमंग द थ्रेड्स और अमंग द प्रोसेसेस, तो उस तरह की जो सिचुएशन होगी इसमें हमें कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास पैरेललाइजेशन हम लोग अचीव करेंगे थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग कम्युनिकेशन करनी है अमंग द इन द पैरेललाइजेशन सिचुएशन तो उसमें भी कुछ हमें फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास आता है जो हमने कम्युनिकेशन करनी है अमंग द प्रोसेसेस, अमंग द थ्रेड्स या अमंग एनीथिंग, तो उसमें सारी चीज़ें हमारी रिलाई कर रही होती है कम्युनिकेशन के ऊपर। और उस कम्युनिकेशन का एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन ओवरहेड। ओवरहेड हर जगह पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सा ऐसा टास्क हो कि जिसमें ओवरहेड ना हो। ओवरहेड के अंदर आपके पास सिंक्रोनाइजेशन भी आ जाती है, ओवरहेड के अंदर आपके पास टैग्स भी आ जाते हैं, एड्रेसेस भी आ जाते हैं, देन मेथड्स वगैरह भी आ जाते हैं, देन उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं ओवरहेड के अंदर। हर वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें ओवरहेड ज़ीरो, कम्युनिकेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसमें ओवरहेड ज़ीरो हो, ठीक है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन होगी उसमें बेसिकली हम लोग वेट कर रहे होते हैं कुछ टास्क हो जाएंगे देन वो चलेगा। तो जो कम्युनिकेशन का ओवरहेड है वो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे हमने एक ओपन एमपी का केस भी देखा था कि जहाँ पे कम्युनिकेशन अमंग द थ्रेड्स की वजह से हमारे पास जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्रीज़ कर रहा था। तो उस वजह से हमारे पास पैरेललाइजेशन बुरी हो रही थी, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपके पास कम्युनिकेशन ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जिस वजह से आपकी जो पैरेललाइजेशन की स्पीड है या पैरेललाइजेशन का जो आपने अचीव करना फंक्शन वो आपका अफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ओवरहेड हमने कंसिडर करना होता है कि आपने कितने थ्रेड्स में डिवाइड करना है अपने टास्क को ताकि आपका कम्युनिकेशन ओवरहेड कम से कम रहे। देन सेकंड फैक्टर आता है लेटेंसी एंड बैंडविड्थ। लेटेंसी वही जिसको हम लोग नेटवर्क से कोर्स के अंदर भी देखा था, जिसको हम लोग डिले कहते हैं। डिले वही लेटेंसी के मतलब कितना टाइम लगा है
फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स पॉइंट बी या सेंडर टूवर्ड्स द रिसीवर उस मैसेज को रिसीव होने के लिए, वो जो टाइम लगा है वो आपके पास लेटेंसी या डिले का आता है, ठीक है। और थर्ड वन इज़ द बैंडविड्थ, कितना अमाउंट ऑफ हमने डाटा एक यूनिट टाइम के अंदर सेंड किया। तो कोशिश तो ये होती है कि लेटेंसी कम से कम हो और बैंडविड्थ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाए, ठीक है। तो ऐसा तरीका अपनाया जाएगा कि हमारे पास जो स्मॉलर मैसेजेस अगर हमें सेंड करना है तो एक्चुअली वो ज़्यादा आपके पास बैंडविड्थ यूज़ करेंगे, क्योंकि वो आपके लिंक की यूटिलाइजेशन तो कर रहे होते हैं मगर उनमें लेटेंसी कम होती है। तो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास लेटेंसी भी कम से कम रहे और बैंडविड्थ भी ज़्यादा इंक्रीज़ की जाए और उसकी ऑप्टिमल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, ठीक है। देन आती है हमारे पास थर्ड फैक्टर, विजिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। विजिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग कुछ तरह देख सकते हैं कि हमारे पास दो मॉडल होते हैं, एक डाटा पैरेलल मॉडल होता है और एक मैसेज पासिंग मॉडल होता है। मैसेज पासिंग मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होती है वो हम लोग एक्सप्लिसिटली तौर पे मेंशन करते हैं कि ये वाला प्रोसेस सेंड कर रहा है और ये वाला प्रोसेस रिसीव कर रहा है। जबकि डाटा पैरेलल मॉडल के अंदर जो क्या कह लें जो कम्युनिकेशन होती है वो विजिबल नहीं होती टुवर्ड्स अ प्रोग्रामर, उसमें थ्रेड्स आपस में खुद ही सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं। तो इस तरह की हमारे पास फैक्टर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें प्रोग्रामर को पता हो कि कौन सा सेंड कर रहे हैं कौन सा रिसीव कर रहे हैं, तो आपको ये पता हो कि कौन सा थ्रेड आपका कौन से टास्क को रन कर रहा है। देन फोर्थ फैक्टर आता है हमारे पास टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सी आपने यूज़ करनी है। अगर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन यूज़ हो रही है या एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आपने यूज़ करनी है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया था लेक्चर 6 के अंदर कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर एक्चुअली एक कह लें कि जो आपके पास यूनिट होगा उसको दूसरे यूनिट का वेट करना पड़ेगा जब तक वो दूसरा यूनिट अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता, ठीक है। और इस तरह की सिचुएशन को हम लोग ब्लॉकिंग सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। और एसिंक्रोनस के अंदर इंडिपेंडेंटली तौर पर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन लोकेशन टूवर्ड्स द अदर लोकेशन, और इस तरह की हम लोग कम्युनिकेशन को एसिंक्रोनस को नॉन ब्लॉकिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रेफर किया जाता है जिस तरह का आप यूज़ करें, सिंक्रोनस यूज़ करनी है सिंक्रोनस यूज़ करें, एसिंक्रोनस यूज़ करनी है, सिंक्रोनस के भी अपने फ़ायदे हैं और एसिंक्रोनस के भी कुछ नुकसान आते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि आपने नो डाउट कम्युनिकेशन यूज़ करनी है मगर आपका स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, किस तरह की कम्युनिकेशन होगी। एसिंक्रोनस तो हमने देख लिया मगर उसका स्कोप क्या है। स्कोप मीनिंग कि आपने कम्युनिकेशन किस वे में अचीव करनी है। अदर आपका जो वे है वो पॉइंट टू पॉइंट होगा, पॉइंट टू पॉइंट के अंदर ये होता है कि एक सेंड करता है दूसरा रिसीव करता है, ठीक है। जैसे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की एग्जांपल ली जाती है कि जिसमें एक जो होता है वो डाटा सेंड कर रहा होता है, दूसरा उसको कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है। यूजुअली हम लोग पॉइंट टू पॉइंट की एग्जांपल लेते हैं। देन हमारे पास एक और तरह की कम्युनिकेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव कम्युनिकेशन। कलेक्टिव कम्युनिकेशन में एक सेंडर मल्टीपल रिसीवर्स को एक चीज़ भेज सकता है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट कहते हैं। फिर इसमें मल्टीकास्ट आती है, उसमें फिर यूनिकास्ट हमारे पास वही पॉइंट टू पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास ब्रॉडकास्ट हो सकती है या स्कैटर भी हो सकती है। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा कि आपके पास एक ही टास्क आपने मल्टीपल प्रोसेसेस को दे दिया, तो सेम टास्क अगर सबके पास आ जाएगा तो ब्रॉडकास्ट होगी। स्कैटर के अंदर ये होगा कि कुछ पोर्शन एक के पास लग गया, कुछ पोर्शन दूसरे के पास लग गया, कुछ पोर्शन थर्ड के पास चला गया, वो आपके पास स्कैटर कहलाएगी। जैसे आप यहाँ पे राइट साइड में डायग्राम में देख सकते हैं। और थर्ड वन जो हमारी कलेक्टिव के अंदर होती है वो होती है गैदर। गैदर में हम लोग वो जो हमने स्कैटर किया डाटा देन वो अगर एक ही के पास वापस आ रहा है और वो उसको गैदर करके ऐड कर लेते हैं, कुछ भी कर सॉरी अगर वो उसको ऐड गैदर कर लेता है तो वो आपके पास गैदरिंग का फंक्शन कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होगा कि गैदर हुआ डाटा है उसके ऊपर आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर हमने रिडक्शन कैसे की है कि ये जो सारा डाटा है इसको हमने ऐड कर लिया, वो प्रोड्यूस होकर सिंगल डाटा बन गया। जैसे इनको अगर ऐड करें 16 आंसर आता है, या इसी तरह कोई आपने ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको एक सिंगल फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर लिया। इस तरह का जो कम्युनिकेशन होगी हमारे पास कलेक्टिव कम्युनिकेशन में रिडक्शन कहलाएगी, ठीक। तो ये चार वे हैं कम्युनिकेशन के अंदर। कलेक्टिव भी होती है, कलेक्टिव के अंदर मजीद चार हमने देखें, और इसके अलावा हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अच्छा, कम्युनिकेशन इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस हमारे पास ओवरऑल
पैरालाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। कि हमने ये भी देखना होता है कि आपने कम्युनिकेशन को जब इम्प्लीमेंट किया तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से बेहतर हो, सॉरी दूसरे प्लेटफॉर्म से शेयर मेमोरी से बेहतर हो रही है मैसेज पासिंग के अंदर या नहीं, या आपके पास एसिंक्रोनस आपने यूज़ करनी है या आपने सिंक्रोनस यूज़ करनी है, तो किस तरह का आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है और आपकी कम्युनिकेशन कैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही है। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रह गई वो ये थी कि आपके पास चूँकि कम्युनिकेशन जितनी भी होगी वो किसी मीडियम के थ्रू होगी, या वो उसको हम लोग फैब्रिक कहते हैं, तो उस हर सॉरी जो फैब्रिक होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स का डिफरेंट तरह से बनता है, ठीक है। कुछ जो फैब्रिक्स होते हैं वो बाकियों से बहुत बेहतर तौर पे परफॉर्म करते हैं, जैसे स्विचिंग की अगर बात करें या फाइबर बेस्ड स्विचिंग की बात करें तो उनमें हमारे पास डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स होते हैं। तो हमारे पास नेटवर्क फैब्रिक का भी एक रोल प्ले किया जाता है जो कि स्विचिंग कर रहा होता है या फॉरवर्डिंग कर रहा होता है पैकेट्स को या प्रोसेसेस को फ्रॉम वन एंड टुवर्ड्स अनदर एंड। तो हमारे पास वो भी चीज़ डिपेंड करती है कम्युनिकेशन के अंदर। अच्छा, जब हमने सिंक्रोनाइजेशन की बात की थी, तो सिंक्रोनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यूजुअली हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ वर्क हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं, और उसको डिवाइड किया हुआ होता है, से कुछ क्रिटिकल रीजन्स को हम लोग आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं या बाकियों को उसको अपडेट दे रहे होते हैं। तो एक्चुअली हम लोग इसमें सीरियलाइजेशन ऑफ सेगमेंट प्रोग्राम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास पहली तरह की जो सिंक्रोनाइजेशन होती है वो हमारे यूजली यूज़ की जाती है बैरियर के तौर पर। उसमें क्या होता है कि तमाम टास्क इन्वॉल्व होते हैं और हर टास्क जो होता है वो उस वक्त तक परफॉर्म होता है जब तक वो अपने बैरियर को नहीं रीच कर लेता। जैसे ही वो रीच करता है उसको हम लोग स्टॉप करते हैं। देन जो लास्ट टास्क जो अपना बैरियर रीच करता है तो फिर तमाम टास्क को सिंक्रोनाइज किया जाता है। इस तरह की जो सिंक्रोनाइजेशन होती है वो बैरियर की होती है। इसके अलावा हम लोग लॉक या सेमाफोर बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन भी यूज़ करते हैं, जो कि आपने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बेहतर पढ़ी होगी, कि जिसमें मल्टीपल टास्क इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या किया जाता है कि हम लोग ग्लोबल डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं या कुछ पोर्शन ऑफ कोड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं या सीरियलाइज कर रहे होते हैं। बाकी वन टास्क एट अ टाइम रन होता है। जब वो रन हो रहा होता है तो बाकी को लॉक कर देता है और वो अपना टास्क परफॉर्म करता है, सेट करता है अपने आप को, और वो रन होता है। तो इस तरह की हम लोग जो होती है वो सिचुएशन सिमुलेशन, जिसको हम लोग लॉकिंग या ब्लॉकिंग भी कहते हैं, ठीक है, सेमाफोर के थ्रू हम लोग अचीव करते हैं। देन सिंक्रोनस ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ जो पोर्शन ऑफ कोड है वो पहले सेंड हो जाए या वो पहले रिसीव हो जाए तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज दी जाए कि अब बाकियों को आप भेज सकें। तो ये भी हमारे पास यूज़ की जाती है ताकि जो सिंक्रोनाइजेशन है वो हमारे पास चलती रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास जिनको हम लोग यूज़ करते हैं और डिज़ाइनिंग पैरेलल प्रोग्राम और पैरेलल एल्गोरिदम। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। और दूसरा ये कि आप इस लेक्चर को गो थ्रू करें और इंशाल्लाह हम लोग फिर ऑनलाइन क्लास के अंदर इसके हवाले से आपसे क्यूरीज पर डिस्कशन होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।